जो गिरने से डरते हैं वह कभी उड़ान नहीं भर सकते। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका बहुत स्वागत अपने चहेते चैनल करियर पर बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। और मैं आपसे बात करूंगा आज ये पैट 2023 पर ये मॉक टेस्ट सेकंड ले रहा हूं मैं आपसे। और ये बहुत महत्वपूर्ण मैंने टाइटल बनाया, पुष्पा झुकेगा नहीं और सिलेक्शन रुकेगा नहीं। मैंने आपके लिए एक मॉक टेस्ट सीरीज बनाई है और ये सीरीज सेकंड है हमारी। मैं ऐसी बात कर रहा हूँ आपके चाहते जो प्लेटफॉर्म है पढ़ाई की पंचायत, उसी बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से। और इस पढ़ाई की पंचायत में मैंने आपके लिए जो ये पहला क्वेश्चन बनाया वो ये है, ये सामने दिखाई दे रहा होगा। आप नोटबुक निकाल लेंगे, पेन निकाल लेंगे और बिल्कुल एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। किस घटना के बाद गांधी जी ने, ये क्वेश्चन है, किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, यहां से असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय ऐसी भूल बताई है। क्वेश्चन है आखिर गांधी जी ने किस घटना को, यानी वो कौन सा आंदोलन है, कौन सी घटना ऐसी रही जो अपने वो असहयोग आंदोलन को हिमालय से भूल कह रहे हैं। तो पहला माइंड में आपको आना चाहिए असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ है। तो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने यहां 1 अगस्त 1920 को आरंभ किया, यहां पर यह आपको मालूम होना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन का लक्ष्य क्या है। तो ये एग्जाम में आएगा, असहयोग आंदोलन का लक्ष्य क्या है, स्वराज, स्वराज की प्राप्ति, वो भी कितने दिन में, सिर्फ 1 वर्ष के भीतर। ये आपको रट के जाना है ऐसे, यानी गांधी जी ने लक्ष्य रखा है कायगा असहयोग आंदोलन का, वो 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति है। ये पहली बात है। लेकिन वो आखिर इतने बड़े आंदोलन कैसे कह रहे हैं कि हिमालय से भूल है। तो इस घटनाक्रम में एक ऐसी घटना हुई है चौरी चौरा कांड। यहाँ पर चौरी चौरा कांड वही है जो गोरखपुर में स्थित एक गांव है चौरी चौरा नाम का। यहीं पर 5 फरवरी 1922 को घटना हुई, जहां कांग्रेस जो आपके आंदोलनकारी थे उस भीड़ ने 22 पुलिस वालों को एक थाने में जिंदा जला दिया। आपके ये एक बड़ी घटना मानी जाती है आपके। और गांधी ने कहा कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन में संगठन की और कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं की कमी रह गई, अनुशासन की कमी रह गई। तो उनका मानना था कि चौरी चौरा कांड हुआ, इस घटना की वजह से गांधी जी को ये असहयोग आंदोलन वापस करना पड़ा। इसे इतिहास का एक बड़ा आंदोलन कहते हैं। और मैं कहूं ये गांधी जी का पहला अखिल भारतीय आंदोलन था, इसे आप लिख लेंगे। गांधी जी का पहला अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा है, तो आप बताएंगे असहयोग आंदोलन है। क्योंकि इससे पूर्व गांधी जी ने जो भी आंदोलन किए हैं, चाहे चंपारण किया है, चाहे खेड़ा किया है, चाहे अहमदाबाद किया है, वो किसी स्थानीय है, किसी प्रॉपर वे में एक क्षेत्र विशेष की समस्याओं को लेकर थे। देखिए भारत में ये पहला गांधी जी का असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। मैंने बता दिया कब चालू हुआ है, 1 अगस्त 1920 को, और कब वापस हुआ है 5 फरवरी 1922 को जो चौरी चौरा कांड हुआ, इसके बाद वापस हुआ है। इसे गांधी जी ने अपनी हिमालय ऐसी भूल के तौर पर स्पष्ट किया है। और घटना क्या बताई, चौरी चौरा कांड। अब मैं बताऊंगा आपको इसके बाद में एक अगला क्वेश्चन निकाला है भारत चीन, ये जो इंपॉर्टेंट आपके लिख रहा है यहाँ पर, ये पंचशील संधि पत्र आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन है। पंचशील जो संधि पत्र है ये वाला, इस पर कब हस्ताक्षर किए भारत ने। तो पहला प्रश्न है पंचशील संधि पत्र क्या है। तो इसको पंचशील समझौता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे पंचशील समझौता भी कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न ये है कि आखिर ये समझौता कब हुआ है। तो ये समझौता भारत और चीन के मध्य हुआ है, ये इनके मध्य हुआ है, आपके भारत चीन के मध्य हुआ है। तो ये समझौता 29 अप्रैल, यहां पर थोड़ा देखेंगे, यहां पर 1954 को यहां पर ये हुआ है। और चीन के राष्ट्राध्यक्ष थे चीन की ओर से, वो कौन है आपके, वो नाम बड़ा मजेदार है, चाउ एन लाई। चाउ एन लाई, मैं अपने बच्चों को हंसाने के लिए कहता हूं कि चाउमिन लाई। और इधर से कौन है भारत की ओर से, तो वो भारत के जो हेड थे उस समय वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों ने मिलकर के इस पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, आखिर ये समझौता कहां हो रहा है आपके। तो इसका सही उत्तर वर्ष 1954 को। मैंने आपको डेट बता दी है 29 अप्रैल 1954। मैंने डेट भी बता दी क्योंकि कई बार इस समझौते की डेट भी आती है यहीं पर। अब प्रश्न एक बनेगा बड़ा, आखिर यह समझौता कहां पर हुआ है। तो यह समझौता भारत के दिल्ली में हुआ है। कहां पर हुआ है, क्योंकि कई बार इसको बच्चे समझते हैं कि समझौता हुआ है संघाई में या बीजिंग में। तो समझौता कहां हो रहा है, दिल्ली में। और इसी समझौते के अंतर्गत हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया था, लेकिन चीन ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा। और इस घटना के बाद यानी 54 के बाद, मात्र इस घटना के 8 वर्ष बाद, आप जानते होंगे 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया और चीन ने भारतीय सेना पर सोते हुए लोगों पर प्रहार किया। इससे भारत की सेना को, भारत की आत्मा को एक बड़ी चोट पहुंची, भारतीय लोगों को बड़ा बुरा आघात पहुंचा और चीन ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा। जो पंचशील समझौता हमारा हुआ, यहां पर आपके
कहीं ना कहीं जो 5 बातें कही गई थी कि हम एक दूसरे सीमाओं का सम्मान करेंगे, हम एक दूसरे देशों की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करेंगे, सह अस्तित्व बना के रखेंगे, भाईचारे से रहेंगे, इन सारी बातों को चीन ने दरकिनार कर दिया और ये पंछी समझौता यहीं पर फेल हो गया कहीं ना कहीं। तो आपको उत्तर आएगा पंछी समझौता कब हो रहा है? वर्ष 1954 में भारत और चीन के मध्य। चीन के प्रधानमंत्री कौन है? चाउ एन लाई। और भारत के पीएम कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसको आप देख लेंगे यहां से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है अंडे से नया निकला टेडपोल किसके माध्यम से? फेफड़ों से, बाहरी गलफड़ों से। ये कैसे वो श्वास लेता है, रेस्पिरेशन कैसे करता है? तो पहला प्रश्न है टेडपोल क्या होता है? तो मैं आपकी जानकारी बता दूं, टेडपोल का मतलब होता है मेढक का बच्चा। क्या का बच्चा? ये मेढक का बच्चा होता है। पहली बात तो यहीं से स्टार्ट होती है, मेढक का बच्चा, क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थी हमारे यही नहीं जानते होंगे इस मंच पर कि आगे टेडपोल होता क्या है। तो मेढक का बच्चा कहीं ना कहीं जो छोटा होता है बच्चा, वो मछली नुमा होता है, एक मछली के समान होता है उस समय आपके, और उसका श्वसन होता है वो बाहरी गलफड़ों से होता है। किससे होता है? बाहरी गलफड़ों से होता है। आप जानते हो गलफड़े होते हैं जो यहाँ पर गले में बने होते हैं आपके, इसके द्वारा श्वास लेता है। जब बड़े मेढक हो जाते हैं तो वो फिर आपके गलफड़ों से और त्वचा से भी श्वास लिया करते हैं, फेफड़ों के माध्यम से श्वास लिया करते हैं। तो आप जानते हैं मेढक किस वर्ग का प्राणी है? तो मेढक आपका एम्फीबियन में आता है। किस में आता है? ये एम्फीबियन वर्ग में आता है। एम्फीबियन वर्ग में भी आएंगे जो कि उभयचरी जीव होते हैं। उभयचरी माने होता है ऐसे जीव जो जल और थल दोनों में रहते हो, जल में भी और थल में भी। इन्हें एम्फीबियन कहते हैं, यानी कि वे जीव जो जल में भी रहते हो और थल मार्ग में भी रहते हो, उन्हें एम्फीबियन कहते हैं। तो मेढक इसी में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहां श्वास लेगा? बाहरी गलफड़ों से। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन है लैटिन में वायरस का क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी अभी आया है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकाला मैंने आपके लिए। वायरस का क्या अर्थ है? तो वायरस का अर्थ क्या होता है? विषैला, जहर होता है। आप जानते होंगे ये कि ऐसा विषैला पदार्थ होता है, विषैला एक आपका जीव होता है जो जीवित प्राणियों में पहुंचता है और वहां पहुंच करके तमाम प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है। वायरस को हम हिंदी में विषाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? वायरस को हिंदी में विषाणु कहते हैं। और विषाणु जनित तमाम तरह के रोग हैं। इसीलिए ये ऐसा जहर है जो एक बार बॉडी में जाने के बाद कहीं ना कहीं इतना संक्रमण फैलाता है और जिससे व्यक्ति की कई बार तो कुछ ऐसे वायरस हैं जिनसे मौत तक होती है आपके। उन वायरसों में एक HIV वायरस भी है, HIV वायरस भी, जिससे एड्स रोग होता है जो कि आज भी लाइलाज है। इस चरण में मैं आपको अगला क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए, जो अब्रक का अत्यधिक उत्पादन। तो मैं आपकी जानकारी बताता हूं, अब्रक का अत्यधिक उत्पादन कौन से देश में कहां हो रहा है? क्या भारत है या स्विट्जरलैंड है, श्रीलंका है, नेपाल? तो इसका सही उत्तर है भारत। ये अब्रक का उत्पादन सबसे ज्यादा भारत में होता है। तो अब्रक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अब्रक को अंग्रेजी में मायका कहते हैं। यहाँ पर आपके ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पहले आपको इसकी अंग्रेजी मालूम होनी चाहिए। तो अब्रक को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? अब्रक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं आपको ये आपको थोड़ा पता होनी चाहिए। अब्रक को अंग्रेजी में ये मायका कहते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा मैं इसको मायका, कई बार लोग इसको मीका भी कहते हैं, मायका। अब प्रश्न ये है कि भारत में कहां होता है ज्यादातर? तो भारत में झारखंड क्षेत्र, कौन क्षेत्र है? भारत में झारखंड क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश क्षेत्र है भारत में आपके। ऐसे राज्यों में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। आखिर अब्रक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आप बताएंगे अब्रक का प्रयोग किया जाता है काय के लिए? जो बिजली के उपकरण है बहुत बड़े पैमाने पर, बिजली के उपकरणों में, काय में? बिजली के उपकरणों में इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। जो आपके बिजली के जो उपकरण होते हैं आपके, उनमें इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है आपके काय का? जो आपका अब्रक है। इसके अलावा इसका प्रयोग कई और सारी चीजों में किया जाता है। और आप जानते होंगे जो बिजली कटआउट होता है, कटआउट लगाने वाला, या जो ट्रांसफार्मर में जो तारों को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं, क्योंकि अब्रक क्या है? अब्रक बिजली का कुचालक है। क्या है ये? अब्रक बिजली का कुचालक है। क्या है? कुचालक। इस कुचालक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंसुलेटर। क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। इसीलिए इसका विद्युत में बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। अब्रक हमारे भारत में मिलता है और दुनिया में अब्रक उत्पादन भारत का पहला स्थान है। इसे आप रट लेंगे यहां से, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए। ये एक खनिज है। इनमें कौन सा जनजाति अर्थव्यवस्था से संबंधित है? वो बोले कौन सी जनजाति है जो अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है? क्या श्रम प्रधान कृषि है? क्या वो खनन है? क्या खदान है? तो क्या सही उत्तर है अंतरण कृषि। कौन सी कृषि? अंतरण कृषि। अंतरण कृषि को हमारे यहाँ पर झूम की खेती यानी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं। यानी एक स्थान से दो स्थानों जो खेती की जाती है, इसको एक अन्य नाम भी है इसका, झूम की खेती। कौन सी? झूम की खेती। इसी को आपके एक बड़ा पॉपुलर नाम है आपके इसका,
कर्तन दहन प्रणाली, कर्तन दहन प्रणाली, यानी कि इसको एक स्थान दूसरे स्थान पर किया जाता है। और इसका ये वही जनजाति है मेनली हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों, कहां पर, जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे जो राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, मेनली असम, जो हमारा उत्तर पूर्वी राज्य है, ये मेनली उत्तर पूर्वी राज्यों में की जाने वाली खेती व्यवस्था है। इसका जनजातीय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। इसके कहते हैं झूम की खेती, यानी कभी भी ये एक स्थान पर नहीं होती है, इसे स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है, इसी को झूम की खेती भी कहते हैं। इसे नॉर्थ ईस्ट में मेनली किया जाता है, और जहां जहां दुनिया में हो रही होगी इसे वहां पर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहा जाएगा। इस कारण में मैंने आपके लिए एक अन्य क्वेश्चन निकाला, वो ये रहा उपत्वचा किसमें नहीं होती है, पत्ती में, तना में, के जड़ में, के फल में? तो क्या सही उत्तर है जड़ में। यहाँ पर ये किसमें उपत्वचा किसमें नहीं होती है, तो ये जड़ में नहीं होती है। ये बहुत बड़ा, जड़ को यहाँ पर हमारे यहाँ रूट के तौर पर जानते हैं आपके। तो मैं आपको जब बॉटनी वाला पार्ट पढ़ाऊंगा तो इस बार मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, क्योंकि वो बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। संक्षिप्त में बताऊंगा बॉटनी के पन्नों से, यानी वनस्पति विज्ञान बताऊंगा आपके कि तना का क्या रोल है। तना बोलते हैं स्टेम को, पत्ती बोलते हैं लीफ को, और जड़ को बोलते हैं रूट। आखिर का क्या रोल होता है और क्या इनकी भूमिका होती है, उसमें चर्चा करूंगा। फिलहाल रट लेंगे उपत्वचा किसमें नहीं होती है, तो जड़ में नहीं होती है, इसको आप याद कर लेंगे यहां से आपके। इस क्रम में मैंने आपके लिए अगला एक क्वेश्चन निकाला है, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में इनमें से किसने पदभार संभाला, इनमें से बताना आपको। तो क्या इरफान हुसैन है, शुभम कुमार जी है, प्रिया रस्तोगी, या सही उत्तर डॉक्टर शेखर बसु। क्या नाम है, डॉक्टर शेखर बसु ने इस ऊर्जा आयोग, तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इसे बोलते हैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन, एई से बोलते हैं। इस आयोग की स्थापना कब हो रही है, तो आपको जानना चाहिए। इस आयोग की स्थापना बहुत महत्वपूर्ण है हमारे यहाँ। इसकी स्थापना हमारे यहाँ पर 10 अगस्त 1948 को हुई, और इसकी स्थापना जब हुई तो देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, तो आप एग्जाम आएगा, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग कब बना है, तो वर्ष 1948 में बना है। लेकिन अगर आएगा भारत में परमाणु ऊर्जा जो विभाग है उसकी स्थापना कब हुई है, तो ऊर्जा विभाग की स्थापना वर्ष 1954 में हुई। तो अगर ऊर्जा विभाग आएगा भारत का तो 1954 मार्क कराना, और अगर आएगा आपके परमाणु ऊर्जा आयोग आएगा तो 48 मार्क कराना। ये आयोग पूछ रहा है तो बताएंगे 1948, और इसके अध्यक्ष कौन रहे आपके, पदभार संभाला है, उसका नाम है डॉक्टर शेखर बसु। ये काफी इंपॉर्टेंट रहा है आपके एग्जाम के लिए। इसके अलावा बताऊंगा मैं सुपर कंडक्टर। पहली बात तो आपको सुपर कंडक्टर का मतलब मालूम होना चाहिए। सुपर कंडक्टर को अति चालक क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर को अति चालक कहा जाता है। तो पूछ रहा है इसका प्रयोग काय के लिए किया जाता है, तो बताएंगे जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधता करता है। क्या करता है, जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधता करता है, क्या कहलाता है वो सुपर कंडक्टर कहलाता है। इसका बड़ा रोल होता है आपके। तो ये भी साइंस के पन्नों से मैं सामान्य जनरल साइंस पढ़ाऊंगा आपको, जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो जनरल साइंस के कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो फिजिक्स वाले पार्ट से, और एक पार्ट आपका कौन सा, केमिस्ट्री वाला पार्ट। तो फिजिक्स में मैं बात करूंगा आपसे हीट पर, मैं बात करूंगा आपसे एनर्जी पर, मैं बात करूंगा साउंड पर, ऐसे विषय में पार्ट करूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लाइट वाला पार्ट है, रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है, रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है, स्कैटरिंग वाला पार्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऐसे पार्ट हैं, उन पर चर्चा करूंगा। इसको आप रट लेंगे। जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधता देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप रट लेंगे यहां से। इसे अर्धचालक भी कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में आपके। मैंने आपके लिए अगला क्वेश्चन निकाला है, भारत के राजघरानों का विलयन होता है मिलाने वाले, मर्ज करने वाले कौन से व्यक्ति रहे जिन्होंने भारतीय देशी रियासतों को, राजघरानों को आप लोग यहाँ पर देशी रियासत भी कह सकते हैं, यहाँ पर देशी रियासत या देशी रजवाड़े, इनको प्रिंसली स्टेट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रिंसली स्टेट्स। इनका विलय करने वाले, मिलाने वाले कौन थे, तो आप जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारे ऐसे युग पुरुष हैं आपके, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें मैं भारत की थाती कहता हूं। थाती माने धरोहर, थाती माने संपत्ति, ये भारत की संपत्ति है। और ये व्यक्ति भारत के पहले गृह मंत्री भी रहे और पहले उप प्रधानमंत्री भी रहे। मैं बता चुका हूं पीछे, ये भारत के पहले गृह मंत्री भी हैं स्वतंत्र भारत के, और क्या है, ये व्यक्ति भारत के पहले डिप्टी पीएम भी रहे। और आपने देशी रियासतों, आप जानते होंगे आजादी के समय देश में 550 से अधिक 562 देशी रियासतें थी। इनका विलय आपके नेतृत्व में ही हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट लेंगे। तो राजघरानों विलय करने का श्रेय किसे जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आपको लौह पुरुष के तौर पर भी जाना जाता है, आयरन मैन के तौर पर। अब क्वेश्चन आएगा लौह पुरुष के तौर पर किसे जाना जाता है,
तो आप बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और आप जानते हैं वर्ष 1928 में जो भारत में इतिहास के पन्नों से बारदौली सत्याग्रह हुआ, उस बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर रट लेंगे इसको। इस क्रम में मैं आपको बताऊंगा, एक क्वेश्चन और लाया हूं आपके लिए। जो वेग मापी टैकोमीटर है ये वाला, इसका प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। टैकोमीटर की हिंदी क्या होती है? वेग मापी होती है। क्या होती है? वेग मापी होती है। तो एक मन में क्वेश्चन आएगा, आखिर वेग मापी प्रयोग क्या के लिए किया जाता है? तो आप बताएंगे इसका प्रयोग क्या के लिए? ये घूर्णन गति के लिए, रोटेशन के लिए इसका प्रयोग आपके। तो आपके मन में आएगा घूर्णन गति का प्रयोग काय के लिए करते हैं? तो इसका प्रयोग मोटर या दूसरे मशीनों के डिस्क, यानी यहां कर लेंगे आप लोग मोटर, यहां कर मोटर यहां पर कर सकते हैं, या दूसरे और मशीन है, दूसरे मशीनों के डिस्क यहां पर कर देंगे, उनके घूर्णन की माप के लिए। क्या के लिए? उनकी घूर्णन की माप के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लिख लेंगे आपके यहां पर मोटर या दूसरे अन्य प्रकार के मशीन होते हैं, क्योंकि डिस्क की जो घूर्णन गति होती है उसकी माप कौन करता है? वेग मापी। टैकोमीटर अंग्रेजी में कहते हैं, वेग मापी इसको हिंदी में कहते हैं। इसे आप याद कर लेंगे यहां से। इसके अलावा मैं आपको आगे ले जाऊंगा सोनप्रयाग में सोन गंगा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सोनप्रयाग में सोन गंगा नदी का संगम पूछ रहा है आपसे, कहां होता है? मैंने पीछे बताया है, ये कभी भी प्रश्न बनाना हो तो उस क्वेश्चन का नेचर पहले समझिए, आखिर एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा है, उसकी डिमांड क्या है। अगर डिमांड के अनुसार आपने सप्लाई की तो आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता। मैंने कहा है पुष्पा झुकेगा नहीं और सिलेक्शन रुकेगा नहीं, मैंने यूं ही नहीं कहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आपको इसके साथ पुष्पा के साथ साथ एक सीरीज सिंघम की लेके चल रहा हूं बेल्ट वाले बच्चों के लिए। सिंघम वाले जो क्वेश्चन है, जिन्हें मैं Q20 नाम दिया है, प्रश्न 20 नाम दिया है, वो प्रश्न आपके इस लेखपाल वाले पार्ट यानी पैट में भी काम आएंगे। ये पैट सीरीज के लिए महत्वपूर्ण है। ये मत मान लेना कि सिंघम सीरीज चल रही है वो क्वेश्चन केवल सिपाही के लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन आपके जितने वनडे एग्जाम सबके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने कहा है इस चैनल को शेयर और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइए, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और सबसे पहले आप लाभ उठाएं। ये तो वही वाला मामला है, पहले आओ पहले पाओ। ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चनों का महामेला है, बल्कि मेरी भाषा में कहूं तो ये क्वेश्चनों का जमावाड़ा है। इतना जमावाड़ा कि यहां से प्रश्नों का आना तय है। ये क्वेश्चन है, इसको सब कोई नहीं जानता बच्चा। सोनप्रयाग में सोनगंगा नदी का संगम किस नदी से होता है? तो क्या सही उत्तर जो है, उत्तर है इसका वो क्या यमुना है? ये नहीं है। क्या भागीरथी है? ये भी नहीं है आपके, ये भागीरथी है। क्या ये वो रामगंगा? ये भी नहीं है। ठीक है, मंदाकिनी है। वो कौन सी है? वो मंदाकिनी नदी है। तो आपके मन में आएगा कि आखिर कहां पर? तो आप जानते होंगे उत्तराखंड में जो केदारनाथ घाटी का क्षेत्र है आपके, यहीं पर आपके जो केदारनाथ धाम है वहीं पर इसका मिलन इसका होता है मंदाकिनी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट लेंगे जो आप ही एग्जाम में आने वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मंदाकिनी से। इसके अलावा मैंने क्वेश्चन बनाया आपके लिए, सल्फर का मुख्य प्रयोग किसके विनिर्माण में किया जाता है? काय का? सल्फर का प्रयोग आपके ये पूछ रहा है। तो क्या सही उत्तर आपके माइंड में दिखाई दे रहा होगा? सल्फर का प्रयोग किसे? तो H2SO4। क्या है? H2SO4। आप जानते होंगे जो H2SO4 है क्या कहते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। इसका प्रयोग क्या के लिए किया जाता है? विनिर्माण के लिए होता है। आप जानते हैं उद्योगों में निर्माण और विनिर्माण दो प्रक्रिया होती हैं। तो औद्योगिक क्षेत्र में इसका जो नाम सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं, इसको H2SO4 यहां पर लिख देता हूं आपको, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कह रहे हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर देंगे। और उद्योगों में इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है आपके। अब मैं बताऊंगा आपको, अगला क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए। पृथ्वी की गणना करने के लिए पृथ्वी की परिधि, ये रहा, पृथ्वी की परिधि की गणना करने के लिए प्रथम विख्यात विद्वान कौन से विद्वान है जिन्होंने पृथ्वी की परिधि गणना करी है? तो सही उत्तर इसका इरेटोस्थनीज है। कौन सा है? इरेटोस्थनीज है। ये वही व्यक्ति हैं, इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूगोल का पिता भी कहा जाता है, इन्हें फादर ऑफ द ज्योग्राफी भी कहते हैं आपके, किनको? इरेटोस्थनीज को। और आप यहां 276 BC में आपने जो अपना जो रुझान दिया है, अपने जो सुझाव दिए हैं, अपना जो लेखन दिया है, उसके माध्यम से भूगोल की एक नई व्यवस्था, भूगोल को एक नई व्याख्या हुई आपके, और आपने प्रारंभिक दिनों में भूगोल को समझाने का प्रयास किया है। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पृथ्वी की परिधि गणना करने में सफलता प्राप्त की। इसको आप रट लेंगे, इरेटोस्थनीज यहां से। इस क्रम में मैं आपको आगे बताऊंगा यहां से, जो बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए। किस राज्य में सरकार ने गिद्ध आबादी को बचाने के लिए कोटोप्रोटोन नॉन स्टेरॉइड दवा का प्रयोग प्रतिबंध लगाया है? ये पूछ रहा है, ये रहा, कोटोप्रोफॉन नॉन स्टेरॉइड दवा का प्रतिबंध लगाया है यहां पर। तो आप देख लेंगे यहां से
किस पर? जो गिद्ध की आबादी, ये वाली गिद्ध की आबादी आपके यहाँ पर, तो इसके लिए देख लेंगे आपको इसका प्रयोग तमिलनाडु ने किया। किसने किया है? तमिलनाडु ने किया। आपके यहाँ से देख लेंगे आप लोग, तमिलनाडु, आप जानते हो गिद्धों की आबादी हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर कम हो रही है, लेकिन इसके लिए भारत में वो राज्य पहला कौन सा? तमिलनाडु, जिसने कि इस दवा के प्रयोग पर पूरी तरह रोक लगा दी। आप जानते होंगे हमारे यहाँ पे एक दवा है दर्द निवारक, उसका नाम है आपका डाइक्लोफेनेक। क्या नाम है? डाइक्लोफेनेक सोडियम नाम है उसका। यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट दवा है, उसको देख लेंगे यहाँ से, ये वाली इसका दवा ये रही आपके। और इस दवा का प्रयोग भी कहीं ना कहीं गिद्धों के पतन में हो रहा है, गिद्धों का जो नाश हुआ है, गिद्धों की प्रजाति जो कम हुई है, गिद्धों की जो मौत हुई है, उसके लिए इस दवा को भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया, जो पशुओं के लिए दर्द निवारक के तौर पर दी जाती है, लेकिन इसका नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है। मैंने बताया तमिलनाडु राज्य जिसने आपके इसके प्रतिबंध पर रोक लगाई है। आपके इस क्रम में जो अगला क्वेश्चन है आपके, कार्बनिक यौगिक किस प्रकार के होते हैं? क्या वो सहसंयोजी होते हैं? तो इसका सही उत्तर यही है, सहसंयोजी होते हैं। यहां से क्या होते हैं? वो सहसंयोजी ऊतक होते हैं। तो मैं बताऊं आपको, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो क्या करते हैं आपके, इनके यौगिकों का उपयोग क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के लिए, लिपिड के लिए, प्रोटीन के लिए और न्यूक्लिक एसिड के लिए। यानी इसका प्रयोग सहसंयोजी के तौर पर काय में किया जाता है? कार्बनिक यौगिकों का प्रयोग कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट के लिए, लिपिड के लिए, प्रोटीन के लिए और न्यूक्लिक एसिड के तौर पर इन सहसंयोजी यूतकों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इसके एग्जाम्पल हैं, इन्हें आप लिख लेंगे यहाँ से। इस क्रम में मैं आपको आगे बताऊंगा यहाँ से, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः वायुमंडल में किसकी वृद्धि कारण होता है? कौन सा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। ग्रीन हाउस प्रभाव आप जानते होंगे, इसे कहते हैं हम लोग हरित गृह प्रभाव, और यह ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसके लिए क्या है वायुमंडल में? तो आप ओजोन, नाइट्रोजन, सल्फर, एक ही चीज है, वो है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है वो? सही उत्तर है CO2। क्या है ये? CO2 इसका सही उत्तर है यहाँ से। यानी कार्बन डाइऑक्साइड है जो वो वायुमंडल में ग्रीन हाउस के लिए महत्वपूर्ण गैस। आप बताए तो हम आपके लिए, जो CO2 है वो लगभग 70% ज्यादा, करीब 72% तक है, जो हमारे वायुमंडल फैली हुई है, जो बहुत नुकसान पहुंचा रही है। क्या के लिए? ग्रीन हाउस के तौर पर। यानी ग्रीन हाउस गैसों में सबसे बड़ा योगदान किसका है? इस कार्बन डाइऑक्साइड का है। मैंने ये नहीं कहा वायुमंडल में कौन सी गैस ज्यादा पाई जाती है, मैंने ये नहीं कहा है। मैं कह रहा हूं ग्रीन हाउस गैसों में जो सबसे ज्यादा मात्रा में गैस पाई जाती है वो आपके CO2 है। उसके बाद मीथेन का स्थान है। कौन सा स्थान है? उसके बाद मीथेन का स्थान है इसका आपके यहाँ पर, ये लगभग 18% तक। और इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी? नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी? नाइट्रस ऑक्साइड है ये वाला, इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं, और ये भी लगभग करीब 11-12% पाई जाती है, जो महत्वपूर्ण आपके लिए। आप बताएंगे कि सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस यानी पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचा रही है? CO2। और इन्हीं गैसों को, चाहे वो CO2 है, चाहे वो आपके मीथेन है, चाहे वो नाइट्रस ऑक्साइड है, इन सबको कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर भूमंडलीय तापन, ये आ गया एग्जाम में, भूमंडलीय तापन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। यानी कि इनको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी मानते हैं गैसों को। ग्लोबल वार्मिंग के लिए अगर आएगा क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो आप बताएंगे CO2 है, जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा मिलती है आपके, ये महत्वपूर्ण। उसके बाद मीथेन है, और उसके बाद आपके नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्राणी अपना परिवार बनाने के लिए चिंतित है। सही कथन बताना आपको, सही कथन बताना आपको यहाँ पर। सही, प्राणी दिन में कई आहार फेरे लेते हैं, प्राणी प्राय संवेदनात्मक व्यवहार करते हैं, प्राणी भाईचारे का अर्थ नहीं समझे। एक सही उत्तर है, प्राणी दिन में कई बार आहार लेते हैं। आप जानते होंगे जितने जीव हैं आपके, वो कई बार भोजन करते हैं। आपके प्राणी जैसे जो लोग होते हैं वो कई बार दिन में आहार लेते हैं, आहार फेर लेते हैं। यानी कि जो पशु पक्षी हैं वो बड़े पैमाने पर कई बार भोजन ग्रहण करते हैं, जबकि अमूमन तौर पर जो इंसान होते हैं वो सुबह और शाम आपके, और जबकि जो पशु पक्षी होते हैं उनकी संख्या ऐसी होती है वो कई बार भोजन लेते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? प्राणी दिन में कई बार। ये देखो जन्नत जी के क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन आपको GS में नहीं मिलेंगे, कहां मिलेंगे? GK में मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन आपके। इस क्रम में अगला क्वेश्चन बनाया आपके लिए ये वाला, भारत ने अपना पोलियो मुक्त स्टेटस कब प्राप्त किया आपके? तो आप बताएंगे, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत को पोलियो मुक्त स्टेटस यानी कि WHO ने, ये रहा विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को कब पोलियो मुक्त स्टेटस दर्जा दिया है? तो सही उत्तर इसका ये 2014 है। यानी कि जब भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हुआ करते थे, यही फरवरी 2014 में, क्योंकि यहाँ मई के महीने में तो आ जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ जाएंगे वहां पर, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे। उसी समय WHO ने भारत को पोलियो मुक्त बना दिया। और आपके लिए बता रहा हूं, भारत में पोलियो का जो अंतिम केस है वो कब आया है? 13 जनवरी 2011 को। यानी अंतिम केस है वो है 13 है यहाँ पर
जनवरी 2011 को ये अंतिम केस आया था, आपके लिए बता रहा हूं आपको, यानी अंतिम शिकायत आई है पोलियो की, वो कब आई है? 13 जनवरी 2011 को ये अंतिम शिकायत है हमारे यहाँ। और इसके बाद WHO ने जिन राष्ट्रों को पोलियो मुक्त घोषित किया वर्ष 2014 में, उनमें से भारत भी एक था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पोलियो एक वायरस से होने वाला रोग है जो कि विकलांगता का दंश लेकर जाता है पैरों में या हाथों में या शरीर पर। मेनली पोलियो बच्चों को प्रभावित करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूं आपको, इस प्लेटफॉर्म को, इस चैनल को आप लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपसे बातचीत कर रहा हूं। क्योंकि पढ़ाई के लिए पंचायत जो हो रही है, ये सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन की नहीं है, ये आपके सिलेक्शन को लेकर है, क्योंकि हमें हर कीमत पर सिलेक्शन लेना है, इसलिए बता रहा हूं बातों को। द हिंदूज, ये द अल्टरनेटिव हिस्ट्री, ये किसने लिखी किताब आपके? तो सही उत्तर इसका वेंडी डॉनिगर है आपके, ये वाला उत्तर सही है इसका। ये बड़े चर्चा में रहे थे, ये अमेरिका में रहने वाले, ये कहीं ना कहीं भारतीय मूल से संबंधित रहे आपके वेंडी डॉनिगर। और इन्होंने भारतीय क्षेत्र पर, भारतीय इतिहास पर बड़ी कड़ी मेहनत करी है। और इन्होंने ये भारतीय हिंदू इतिहास पर, इन्होंने हिंदू इतिहास पर इस पुस्तक में बड़ी गहन चर्चा करी है आपके, इसलिए पुस्तक चर्चा रही है। हिंदू इतिहास के विवरण से जुड़ी पुस्तक, क्या नाम है इसका? द हिंदूज एंड अल्टरनेटिव हिस्ट्री, यानी हिंदुओं के इतिहास पर अगर गहन चर्चा करी किसी ने तो कौन है वो? वेंडी डॉनिगर। कहां के? ये अमेरिका के आपके, यानी यूएसए के आपके। इसको थोड़ा देख लेंगे यहां से, आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां से, और इसको रट लेंगे। ऐसी में आपको ये सलमान रश्दी, आप जानते हैं सलमान रश्दी की किताब है सैटेनिक वर्सेस। कौन सी किताब है? ये वाला सैटेनिक वर्सेस। ये किताब बड़ी चर्चा में रही है आपके, सलमान रश्दी की वर्सेस। ये अभी आपके, आप जानते हैं इनकी विवादित पुस्तक है किसकी? सलमान रश्दी की। ये पुस्तक कई बार आती है, भीमराव अम्बेडकर किताब, पूज शूद्रा कौन है आपके? शोभा डे, बहुत सारे बहुत बड़ी लेखक रही हैं आपके, इन सब की बहुत बड़ी किताब रही है आपके जो है। इसलिए अभी सलमान रश्दी पे हमला भी हुआ था, आप जानते हैं। इसको रटेंगे पहले आपको वेंडी डॉनिगर को, जो इंपॉर्टेंट है। मैं सलमान रश्दी पर, शोभा डे पर, अम्बेडकर पर, गांधी नेहरू टैगोर पर, इनकी पुस्तकों में विस्तार चर्चा करूंगा। इस चैनल पर लगातार बने रहेंगे। आप सब लोगों आपके कल्याण की कामना करते हुए आज की इस पंचायत में इतना ही। कल मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। और मैंने कल एक प्रश्न पूछा था आपसे, दक्षिण भारत में कौन व्यक्ति है जिसने आर्यीकरण किया है? कौन से मनीषी है, पंडित हैं जो दक्षिण भारत में आर्यीकरण किया है? तो उसका सही उत्तर क्या है? अगस्त ऋषि सही उत्तर उसका। अगस्त ऋषि जिन बच्चों ने दिया है उन सबको बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों को। एक क्वेश्चन मैं पूछा था कि जो अवधि बोली है वो किस अपभ्रंश से ली गई है? जो अवधि बोली है वो किसका अपभ्रंश रूप है? तो सही उत्तर है उसका, उन बच्चों ने दिया है अर्धमागधी। क्या दिया है? अर्धमागधी है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह लगातार कमेंट करते रहिए, लेकिन लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और इसको सब्सक्राइब कराइए ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको ज्यादा लाभ हो सके। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग उनका जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं आपके। आप सबको प्रणाम, नमस्कार।